अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है आई इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। आज आई इंडिया के स्टूडियो में खास मेहमान हैं राकेश साहू जी, जो शुआर्ट्स विश्वविद्यालय इलाहाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। और आपका हम परिचय एक संक्षिप्त दे दें कि आपने जो है कई क्रिकेट खिलाड़ियों को तराशने का काम किया है, उन्हें ट्रेनिंग दी है और सबसे खास बात, उन्होंने क्रिकेट पर कई किताबें भी लिखी हैं। तो आज बात करते हैं क्रिकेट के वो तमाम खिलाड़ी जो गवई गांव से जो है निकले हैं, छोटे शहरों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के पीछे जो उन्हें तराशने का काम करते हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उनके पीछे जो कोच होते हैं और क्यूरेटर होते हैं, वो जो है इस वक्त माना जा रहा है कि बेगाने हैं, गुमनाम हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसी बात पर हम आज राकेश साहू जी से चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है आई इंडिया पर बहुत बहुत। सर, सबसे पहले दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए कि कहां पर आप तैनात हैं और क्रिकेट को लेकर आपकी जो उत्सुकता है, जो ट्रेनिंग देने की, वो कहां से जागी सर? देखिए, मैं वर्तमान में प्रयाग में यमुना पार एक विश्वविद्यालय है, 1910 का स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसे सैम हिगिनबॉटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के नाम से शॉर्ट्स में हम बोलते हैं उसे। उस विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, और मैं वहाँ पर एक क्रिकेट कोच के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। तो हमारा मुख्य ध्येय रहता है कि खिलाड़ियों को कैसे जो है हम तराशें और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम पैदा कर सकें। क्योंकि विगत दिनों में मैं देखता आ रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ी, क्या बहुत से खिलाड़ी जो कि गली कूचे मोहल्ले और गांव से जो है छोटे जिलों से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो है अब बड़े बड़े जो है खेलों के कारनामे जो है कर रहे हैं। उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनको की तराशा तमाम कोचों ने, और छोटे स्तर पे जो संस्थागत कोच नहीं भी हैं, उन लोगों ने तराश करके उन लोग को उस मुकाम दिया, मगर ये कोच खाली हाथ रह गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि इन कोचों को संस्थाबद्ध किया जाए, जिससे कि ये कोच जो है कुछ बेहतर कर सके और आने वाले दिनों में उनको जो है एक मोटिवेशन मिल सके कि उससे ही बेहतर खिलाड़ी पैदा कर सकें देश में। जैसे हम देवरिया में अभी प्रशांत वीर नाम का एक खिलाड़ी जो है क्रिकेट का, उसने जो है राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई, IPL में जगह बनाई। और SSV जायसवाल को आप ले लीजिए, रिंकू सिंह को ले लीजिए। एक हमारे अंतर्गत मेरे सानिध्य में एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका नाम यशदयाल विराह है, प्रयागराज के रहने वाले, 2016, 2017, 2018 हमारे विश्वविद्यालय की टीम के लिए उसने खेला जो है। और उस टाइम मैं वहाँ का कोच इंचार्ज हुआ करता रहा और वर्तमान में भी मैं कार्यरत हूँ। तो ऐसे में हमको ये लगता है कि कोचों को उसकी हैसियत, कम से कम वो सम्मान वो मिलना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे। जैसे भारत रत्न का पुरस्कार जो है तमाम क्षेत्रों में देते हैं लोगों को, इसी तरह खेल के क्षेत्र में खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो हम चाहेंगे ग्रास रूट लेवल पे भी खेल जो है क्रिकेट खिलाड़ी की ग्रास रूट क्रिकेट सम्मान होना चाहिए, जिससे लोगों का मोटिवेशन हो सके, वो आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से हमारा ये प्रथम दायित्व है कि खेल मंत्रालय राज्य स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का ये आपस में एक दूसरे से जो है क्या करें, एक दूसरे को कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। और कोऑर्डिनेट करने के क्रम में BCCI को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ग्रास रूट लेवल के कोच हमारे हैं, उनको आंकड़े इकट्ठा करने चाहिए, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि छोटे ज़िलों में होता क्या है, खिलाड़ियों के लिए, जैसे गांव का लड़का है, खेलने के लिए चाहता है, मगर वो चाहता है कि हम जाएं कहाँ जाएं, तो उसको शहर की ओर मुखातिब होना पड़ता है, चलना पड़ता है। और शहर की ओर जब वो चलता है तो शहर में कई ऐसे एकेडमी चलती रहती है जो कि उनको तकनीकी ज्ञान भी नहीं होता शहरों के एकेडमी को, क्योंकि शहर की एकेडमी उन खिलाड़ियों को द्वारा चलाई जाती है, या जो खिलाड़ी तो खेल करके अपना अनुभव को या तो देते हैं, जो खिलाड़ी या तो पूरा अपना खेल का करियर ख़त्म कर लेते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या अपने जिले स्तर पे ही कुछ कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि इन सभी जो जिले के कोचेज़ हैं,
जो अलग अलग पैमाने पे अपना जो है अनुभव देते हैं। जैसे अभी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी वहाँ से तुलना करेंगे अगर जिले के स्तर के कोचों की, तो हम पाएंगे कि ये कोच सिंगल अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्या है, वहाँ पर हमारे पास जो है एक बड़ी पूरी टीम होती है, कोचेज होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के, बैटिंग के अलग होते हैं, बॉलिंग के अलग होते हैं, फील्डिंग के अलग होते हैं, मेंटर अलग होता है, साइकोलॉजिस्ट अलग होता है जिसको साइकेट्रिक भी बोल सकते हैं हम। और एक नई शब्दावलियाँ हुई है इस समय मेंटल इमेजिनरी की, उस पर विश्व स्तर पे काम किया जा रहा है। ये मेंटल इमेजिनरी ऐसा है कि विजुअलाइजेशन हम कराते हैं खिलाड़ियों को, वो सबका अभाव जो है जिले स्तर पे, छोटे जिलों के जो है लेवल पे अभाव है। तो ऐसे में हम चाहेंगे जिले स्तर पे जो ढेर सारे कोच अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जो दूरियों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जो है एकेडमियों में काम कर रहे हैं, वो एक इंटीग्रेटेड किया जाए उनको, जिससे बॉलर का कोच आकर के उस एकेडमी में बॉलिंग कोच करे, दूसरे एकेडमी में बैटिंग कोच आकर बैटिंग के लिए उसको मोटिवेट करे। तमाम तकनीकी जो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे जिलों में बिखरी हुई है, वो एक साथ होकर के इंटीग्रेटेड होकर आपसी कोऑर्डिनेशन करके एक जगह ही वो जो है कोचिंग दें, जिससे उनको जो नेशनल लेवल पे जो कोचिंग का जो है मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो जिला स्तर पे ही मिल जाए। सर, तो क्या आपने जो है कई कोचों को एक मंच पे इकट्ठा किया है, प्रयास शुरू किया है क्या? नहीं, मैंने कोशिश किया है, क्योंकि मैं जौनपुर ज़िले से रिलेटेड हूँ। हमारे ज़िले में करीब 4-5 जो है एकेडमियाँ चल रही हैं, तो उन एकेडमी में कुछ हमारे भी जो बच्चे हैं जो हमने जो उनको कोच किया वो भी एकेडमी के कोच बने हुए हैं, तो मैं सबसे लगातार टच में बना हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ एक इंटीग्रेटेड कोचिंग का जो है एक भावना लेकर के काम करते तो कुछ बेहतर परिणाम आता। अच्छा, तो अलग मैं कोशिश करता रहा हूँ, और इलाहाबाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इलाहाबाद में हमारे क्या एकेडमी चल रही विश्वविद्यालय में, जिसके मैं सुपरविज़न में मिस्टर परवेज आलम जी हैं, जो डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर भी रहे हैं और क्रिकेट के सबसे पुराने कोच हैं। तो उनको मैंने एकेडमी चलाने के लिए दे रखा है, तो उसकी देखभाल हमारे द्वारा सुपरविज़न में ही चल रही है। तो ऐसे में हम लोग का प्रयास जारी है, और हम लोग का प्रयास ये है कि बेहतर से बेहतर खिलाड़ी को हम जो है राष्ट्रीय स्तर पर निकालने के लिए हर संसाधन मुहैया करा सकें। जी सर, अगर देखा जाए तो काफ़ी लगाव है आपका क्रिकेट के प्रति। ये लगाव सर कहाँ से जगा, और अभी तक अगर देखें तो कितने खिलाड़ियों को आप ट्रेन कर चुके होंगे और वो बड़े लेवल पे अपना नाम जो है रोशन कर चुके हैं? कुछ तो खिलाड़ी हमारे हैं जो कि बड़े बड़े शहरों में हैं एज ए कोच और खिलाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें एक मोहम्मद इकबाल है जो नोएडा शहर जैसे बड़े शहर में वो अपना क्रिकेट एकेडमी देख रहा है। एक हैदराबाद में वो शामा है, वो क्रिकेट एकेडमी वहाँ देख रहा है, हैदराबाद लीग के मैचेस वगैरह भी खेल रहे हैं वो। ऐसी एक सरजीत दुबे भी लड़का है, और दीपेंद्र शर्मा करके एक बच्चा जिसको मैंने विजय ट्रॉफी खिलाया 2017-18 में, और नॉर्थ जोन में सेलेक्ट हुआ ऑल इंडिया के लिए। और ऐसे ही हमारे मैं यश दयाल का भी नाम आपको लिया, जो कि 16-17-18 हमारी जो है क्रिकेट का कोच इंचार्ज में रहा विश्वविद्यालय में। तो मेरे सानिध्य में ही उन्होंने जो है नॉर्थ जोन के क्रिकेट टूर्नामेंट खेले, और वहाँ से वो परिपक्व होकर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए चयनित किए गए। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने जो है प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जी, कुल मिलाकर अगर सर देखा जाए तो कहने का आशय इतना है कि आप लोग खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं, वो ट्रेनिंग लेके बड़े लेवल पे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बिखेरते हैं, लेकिन उनके पीछे जो कोचेज हैं, जो ग्राउंड्समैन है, जो ग्राउंड तैयार करता है, क्यूरेटर है, पिच क्यूरेटर, वो कहीं ना कहीं गुमनाम होते हैं। तो सीधा सीधा आपका मांग है कि सभी कोचेज हैं उनको संयुक्त किया जाए, उनको इंटीग्रेट किया जाए और उनको सुविधा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनका करियर कुछ नहीं रह जाता है थोड़ी। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं तमाम आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे मैं संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं, लोगों को अवेयर भी कर रहा हूं कि उनको भी पर्दे के पीछे जो प्रतिभाएं काम करती हैं, जिनके बल पर ये खिलाड़ी जो पनपते हैं, उनको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, ताकि वो जो है बेहतर से बेहतर जो है अच्छे से अच्छे पिच की मुहैया कराएं। क्योंकि क्यूरेटर जो है, उन क्यूरेटरों का नाम भी गुमनाम हो जाता है, उनको संस्थागत जो है स्थिति उनकी नहीं हो पाती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाती। आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने से वो आर्थिक कारण ही जो क्या होता है आदमी को मोटिवेट करता है कार्य करने के लिए। तो हम क्यूरेटर, जैसे हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुकेश करके क्यूरेटर है, उसने एक दिन उससे कहा, सर कुछ मेरे लिए आर्टिकल लिख दीजिए क्यूरेटर पे।
तो मुझे समझ में आया कहाँ से मैं शुरू करूँ क्यूरेटर्स के लिए, तो मैंने उनके लिए आर्टिकल्स एक लिखी न्यूज़पेपर। तो मोटिवेशन का ये है कि उस तरह से कई लोगों ने क्यूरेटर के क्षेत्र में काम करने शुरू कर दिया हमारे विश्वविद्यालय, मोटिवेट होकर। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोचेज़ जो हैं वर्तमान में छोटे ज़िलों में, गांव में, छोटे ज़िलों में हैं, या जो है जो कस्बे हैं, उन कोचों को थोड़ा तकनीकी के साथ एक विज्ञान की जो है शैली होती है, एक साइंटिफिक जो अप्रोच होता है क्रिकेट का, वो उसका ज्ञान का अभाव है। क्योंकि एक हम सब फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसमें किनेशियोलॉजी होती है और बायोमैकेनिक्स होती है, जैव यांत्रिकी, जिसमें बताया जाता है कि क्रिकेट एक साइंस है। बॉल को स्पिन कराना कैसे, स्विंग कैसे कराना है, हाँ, बैटिंग का क्या फ्लो होना चाहिए, उसमें कौन सा लॉ लगेंगे, हाँ, मैकेनिक्स की बात होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, किस तरह से हमको जो है बैलेंस करना। ये क्रिकेट में अगर साइंस भी आ जाती है तो मतलब और ज़्यादा क्रिकेटर तराशा जा सकता है, उसको पता हो जाएगा। पेस बॉलिंग, एक पतला दुबला बच्चा भी, एक खिलाड़ी पतला दुबला, उसको हम तेज गेंदबाज कैसे बना सकते हैं। जब हम क्रिकेट का बायोमैकेनिक्स जानते हैं तो हम तब जान सकते हैं वो तेज गेंदबाज कैसे बन सकता है। थोड़ा सा उदाहरण मैं दे दूं कि जब आप धनुष चलाते हैं और उसको बो लगा करके उसको जब खींचते हैं उसको पीछे जो उसका, तो वो क्या होता है कि जितना पीछे खींचते हैं वो उतनी तेज़ी से क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, एक्शन और रिएक्शन का। तो ऐसी बॉडी का जो बॉलिंग बॉलर चलता है अपने पेस बॉलिंग करने के लिए और बॉलिंग डिलीवर करता, उस टाइम उसकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये हम बायोमैकेनिक्स से ही जान सकते हैं। तभी पेस मिलेगा जैसा पोजीशन सही होगी अगर। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि बायोमैकेनिक्स के अंदर हमको ये भी पता होना चाहिए बॉल को स्विंग कराने का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे मैग्नस रूल एक है, मैग्नस रूल है, बर्नौलिक थ्योरम्स है, हाँ, फ्लेमिंग्स का रूल है, ये सब तमाम न्यूटन्स के लॉ हैं। हाँ, प्रेशर्स है, प्रेशर कैसे हम यूज करेंगे पैर का, स्टेप क्या पड़ेगी, स्टेप कितना पड़ेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो ये सब बहुत से टॉपिक हैं ढेर सारे जिस पे हमको जानने की ज़रूरत भी है, उस पर काम करने की ज़रूरत। दूसरी, टैक्टिस क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का खेल आज इस तरह से हो गया है कि खिलाड़ियों के बीच में 19-20 का फ़र्क हो गया। तो 19-20 का फ़र्क होने पे लगता ही नहीं कि टीमें कौन सी जीतेंगी। तो मुश्किल ये है कि उनको हम मनोदशा उनकी जो है मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करने की होती है। जो टीम जितनी मनोवैज्ञानिक दशा जिसकी अच्छी होगी, मनोवैज्ञानिक रूप से इतना मजबूत होगी टीम, वो बेहतर कर जाएगी, वो विजय हो जाएगी। और बाकी प्रेशर में बिखर जाती हैं छोटी टीमें सर। जी सर, कोविड काल से आपने क्रिकेट के ऊपर कई किताबें लिखी, आर्टिकल लिखे। सर मुख्य कौन से आर्टिकल लिखे जरा? आर्टिकल में तो वर्तमान में तो सबसे बड़ा आर्टिकल अभी आज ही मैं पूरा किया हूँ, एक आर्टिकल कि विश्वविद्यालय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, साथ में खेल कूद भी कर रहे हैं, उनको खेल कूद में पूरा समय देना पड़ता है। 10-10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे वो खेल के दुनिया में या खेल के मैदान में ये कार्य करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। क्योंकि आज का खेल परंपरागत खेल नहीं रह गया, बड़ा जो है प्रतिस्पर्धी खेल हो गया। तो प्रतिस्पर्धी खेलों में हमको फिट रहने की बहुत आवश्यकता है। हम खेल के मैदान में जो प्रदर्शन करते हैं, खेल के मैदान के बाहर भी हमको जो है कार्य करना पड़ता है। तमाम व्यायामशालाएँ हैं, जिम है, उसमें काम करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पड़ते हैं, हमारे परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो पा रहे हैं तो हम अपना मेंटर कोई होता है, मेंटर से ही बातचीत करते रहते हैं। तो उस पर काम करते 12 से 14 घंटे उसके निकल जाते हैं। तो पढ़ाई का जो समय होता है बहुत सीमित रह जाता है। ऐसे में जब परीक्षा के समय आता है तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता, तो घर में उसको क्या होता है, वो रोक टोक होने लगती है और उसका भी मन थोड़ा सा जो है व्यथित होता है कि हम काश थोड़ा सा पढ़ लिए होते। तो ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि ऐसे खिलाड़ी जो है अच्छे टैलेंट वाले हैं और लगातार जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के लिए, राज्य स्तर के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, उनके लिए अंकों का वितरण जो है अलग तरीके से किया जाए। वेटेज मिलेगा सर? वेटेज मिलेगा उनको। हाँ, उनको ये कहा गया अगर 50% अगर उनको अंक जो है उनके कॉपी में लिखा हुआ है तो हम उनको जो है और तरीके से अंक देने के लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू हम ले लेंगे, क्विज के थ्रू ले लेंगे करके उनकी फाइलिंग करवाएंगे उनसे। और भी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम अंक दे करके उनको जो है
बेहतर जो है खेल के साथ उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगी सर। जी बिल्कुल सर, अहम सवाल ये है, अगर देखा जाए तो आज की डेट में क्रिकेट का सबसे ज़्यादा ग्लैमर है। गली गली खेला जाता है, गांव गांव खेला जाता है, लोग सूखे ताल में भी खेलते हैं, गलियों में भी खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर सर देखें तो अन्य खेलों को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब तो ओलंपिक में भी मेडल ला रहे हैं, कॉमनवेल्थ में भी इंडिया के पास मेडल आ रहे हैं, चाहे तीरंदाजी हो जाए या सर हॉकी हो या अन्य गेम्स हो, भारोत्तोलन हो, रेसलिंग हो, सर सब में इंडिया के जो खिलाड़ी जो है नाम भी रोशन कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। सर क्रिकेट का इतना ज़्यादा ग्लैमर है, अगर एक छोटा सा गाँव, मान लीजिए सीतापुर का सर छोटा सा कोई गाँव है और वहाँ से कोई लड़का या युवा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो कहाँ से सर शुरुआत करें? क्योंकि कई प्रतिभाएं तो सर गाँव में ही दम तोड़ देती, उनको मंच ही नहीं मिलता है। नहीं, आप तो सही कह रहे हैं। अब क्रिकेट की शुरुआत अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसकी एक छोटी सी काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्रिकेट के दुनिया में जब हम लोग खेलते थे तो उसमें क्वालिटी थी अधिक, क्वांटिटी कम थी। अभी क्या है कि खेल पटल, क्रिकेट खेल पटल पे क्रिकेट खिलाड़ी लगातार छोटे गाँव कस्बों से निकल रहे हैं, एक मोटिवेशन मिल ही रहा है लोगों को। और राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है विश्व पटल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तमाम वर्ल्ड कप, अभी हमारी महिलाएं भी वर्ल्ड कप चैंपियन होकर के आई हैं। तो इसका प्रभाव दूर दराज इलाकों में ही पड़ रहा है, गांव, कस्बों और छोटे ज़िलों में भी पड़ रहा है। तो ऐसे में वो प्लेयर्स जो कि खेलना चाहते हैं, जिनको अंदर से मोटिवेशन हो रहा है कि गार्जियन चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो है आगे जाकर निकले, आगे खेले, तो उसकी शुरुआत करने के लिए उसको पहले ये है कि छोटे ज़िलों में जो शहरों में एकेडमी चल रही है, उस एकेडमी में ला करके वो वहाँ पर अच्छी जो एकेडमी चल रही है, जहाँ पर अच्छे बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी चला रहे हैं, पुराने खिलाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ काउंसलिंग थोड़ी उनकी करा ली जाए। काउंसलिंग कराने पे ही उनको जो है आगे खेल के लिए जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि वो पता लग जाता है कि खिलाड़ी जो है ये खेलेगा आगे कि बेहतर कर सकता कि नहीं कर सकता। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो माइंड से भी मजबूत होना पड़ेगा, तब आगे वो बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले भी कहा कि मनोवैज्ञानिक दशा जिसकी बेहतर होगी, मेंटल लेवल, वो बेहतर कर जाएगा। और मैंने एक शब्द भी इस्तेमाल किया था कि विजुअलाइजेशन का। तो मेंटल इमेजनरी एक नई विधा है जिससे खिलाड़ियों को, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी उपयोग किया जा रहा है। जो खिलाड़ी बाद में अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और उनको इंजरी हो जा रही है या एज का फैक्टर उनको सामने आ रहा है, ऐसे में उनके पूर्व के किए गए प्रदर्शन को रिकॉर्डिंग करके उनको दिखाया जाता है, उनको वो विजुलाइज कराया जाता है पुरानी चीज़ों को, जिससे उनको अंदर से एक जो है नई प्रेरणा मिलती है, नई उत्तेजना मिलती है कि मैं कर सकता हूँ, ये मैंने किया था ऐसा। तो इस पे तमाम बड़ी बड़ी जो है शोध चल रहे हैं। ऐसा शोध जो है लुसाने है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर भी ये एक कार्यालय है, आर्काइव है, तो उस जगह ये सब कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ पर बायोमैकेनिक्स के भी कार्य किए जा रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, कि खिलाड़ी को ऐसे जूते पहने, किस तरह के इक्विपमेंट्स ले, उसकी डिजाइनिंग कैसी हो, बैट की डिजाइन कितनी हो, वेट क्या हो, मिनिमम मैक्सिमम वेट के बीच में हम जो है अपने बॉडी के वेट के हिसाब से बैट लेने की कोशिश करें। हाँ, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो बैट मिल रहा है उसी पे काम करें। हाँ, एक लेवल पहुंचने पे हमको हर चीज़ की डिजाइनिंग के अनुसार ही हमको जो है खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए जो है अच्छे इक्विपमेंट्स अपने भार के अनुसार, अपने जो है सहजता अनुसार, जो हमको सहज लगे, उन सब इक्विपमेंट्स की व्यवस्था एक अच्छा खिलाड़ी शुरू कर देता है करना। जी देखिए, तो राकेश साहू जी जो कि फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और क्रिकेट की बारीकियों पर इन्होंने जो है नज़दीक से काम किया है, कई आर्टिकल लिखे, और सबसे बड़ी बात अगर बताया, अगर कोई गांव का या छोटे शहर या कस्बे का युवा क्रिकेटर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने ज़िले पर जो कोचिंग चल रही है क्रिकेट की, उनकी काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। पहले माइंडसेट क्लियर हो, उसके बाद वो उसमें आगे जाए और कोचिंग लेने के बाद धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाए। सर एक अहम और क्या युवाओं से अपील करना चाहेंगे अगर वो खासकर क्रिकेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि क्रिकेट पे आपने बहुत काम किया सर? युवाओं से या जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वर्तमान में, हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि अपना समय कम से कम मोबाइल पे दें, अधिक से अधिक ग्राउंड पे आएँ। ग्राउंड पे आने के कई लाभ हैं। मॉर्निंग सेशन में वर्तमान में जब ग्राउंड पे जाता हूँ तो अधिक से अधिक जो है, जो या तो शारीरिक रूप से वृद्ध हैं, परेशान हैं, पुराने जो लोग हैं जो जिनकी एज 50+ है, 60+ है, वो ही ग्राउंड पे दिखाई देते हैं। नए बच्चे छोटे शहरों में, ज़िलों में
उनका पता ही नहीं लगता मोबाइल कि की खिला चकाचौंध में खो गए हैं। वहाँ मोबाइल के चक्कर में भी खो गए, अपना पूरा समय उसमें देते हैं। और ग्राउंड पे जाने पे हम उनसे कहेंगे उनकी फिटनेस बेहतर होगी और उनको खेल कूद को करने के बाद उनका मन जो प्रसन्नचित्त रहेगा, उनकी पढ़ाई में भी मन लगेगा, वहाँ भी बेहतर कर पाएंगे वो। जी, तो देखिए बड़ा संदेश दिया है कि जो युवा क्रिकेट में जाना चाहते हैं या अगर खेल में नहीं भी जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी सीख है, उनके लिए ये बड़ी जो है बड़ा मैसेज है सर का, कि उन्होंने कहा है कि अगर आप सुबह उठ के ग्राउंड में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप सुबह उठने की आपकी आदत बन जाएगी, दूसरे आप शरीर से फिट रहेंगे, आपका मस्तिष्क भी जो है फिट रहेगा। उसके बाद आप अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो पूरे दिन तरोताज़ा रहेंगे, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, और खेल में भी जानना चाहते हैं तो खेल में भी मन लगेगा। और सबसे अहम बात आपने जो आज जिस विषय पे चर्चा की है वो ये की है कि जो खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, और उनको जो तराशने का काम, उनको जो सहेजते हैं, कोच हो या ग्राउंड्स पे मेहनत करते हैं, ग्राउंड्समैन हो जो ग्राउंड तैयार करते हैं, या पिच क्यूरेटर हो, उन पर बात नहीं होती, वो गुमनाम से हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तो जाकर गया, उसका नाम हुआ, अखबारों की सुर्खियां बना, उसने नेम फेम और मनी, पैसा भी कमाया, लेकिन जो उनको तराशते हैं उन पर बात नहीं होती। तो आपका एक मत है, बीसीसीआई को भी इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रदेश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि जिले के जितने भी कोच हैं उनको एक मंच, उनको इकट्ठा करें, इंटीग्रेट करें, और उस हिसाब से जो है उनको सुविधा मुहैया कराई जाए। उनकी जो है जो भविष्य की गारंटी है वो भी होनी चाहिए, साथ में इतना कुछ होना चाहिए ताकि उनका जीवन यापन हो सके, क्योंकि उनको आगे चलकर वो खिलाड़ियों को तो तराश देते हैं, लेकिन उनके सामने भविष्य में आर्थिक संकट भी खड़ा होता। तो जब कोच एक मंच पर आ जाएंगे तो खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से तराश पाएंगे, साथ ही उन्हें जो है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कोचिंग दी जानी चाहिए उसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो सर बड़ी विस्तृत चर्चा की आपने, एक एक चीजों को बारीकी से समझाया। हम फिर आपसे किसी नए टॉपिक पर अगली बार मिलेंगे इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए। सर बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व में मैं बड़ा क्रिकेटर रहा और छोटे जिले जौनपुर से मैं संघर्ष करता हुआ बंगाल के क्रिकेट में यहाँ प्रवेश किया 93-45, जहाँ पर मैंने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल की लीग खेला, और ऐसी टीम में मैंने सिग्नेचर किया बंगाल की, जिसमें पूरे प्लेयर जो रणजी प्लेयर थे और नेशनल लेवल पे वो अलग अलग स्टेट के खेले हुए थे, कुछ तो दो रणजी स्टेट के खेले हुए प्लेयर थे, और एयर इंडिया का रणजी प्लेयर थे, उसमें बंगाल रणजी प्लेयर थे, रेलवे रणजी प्लेयर थे। वो ऐसी टीम में मैंने सिग्नेचर किया ईडन गार्डन में पहुंच करके। मुझे लगा कि मैं भारतीय टीम के लिए जो है खेलूं, मगर धीरे धीरे कुछ जो है पारिवारिक कारणों से मुझे वापसी करनी पड़ गई, और मैं वापस आकर के अपनी पढ़ाई लिखाई में ही रत रह गया। मगर क्रिकेट का खेल जो ऐसा खेल है, एक कला ऐसी है जिसको मैं मानता हूँ उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। उस पर कहीं ना कहीं अगर मैं खिलाड़ी था तो मैं नए खिलाड़ी निकालने के लिए लगातार प्रयास करता रहता हूँ, एज ए कोच बन करके, एज ए क्रिकेट इंचार्ज बन करके। और जो लोकल लेवल का कोच होता है वो केवल कोच ही नहीं होता, वो आपका जो है कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी काम करता है। हाँ, आपको मार्गदर्शक टीचर भी आपका होता है, आपका मार्गदर्शक भी बनेगा, वो आपका जो है पेरेंट्स के लिए भी काम करेगा, आपकी इमोशनल जो टेस्टिस को भी देखेगा। तो वो कई तरीके से लोकल लेवल का कोच भी काम करता है, और वो उस दुनिया में जो शख्सियत जो होना चाहिए उसको, उस तरह की शख्सियत को, उस तरह का सम्मान मिलना बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो देखिए उस तरह का सम्मान मिलना ज़रूरी है। सर का कहना है कि वो क्रिकेटर भले भी ना बन पाए, वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया और खिलाड़ियों की जो है नई पौध तैयार की है। सर एक अहम सवाल और पूछना चाहेंगे, सर यश दयाल की आपने बात की, जब रिंकू सिंह ने उनके एक ओवर में 5 छक्के मारे तो उसको लेकर आपका कुछ था कि डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग? हाँ, मैंने स्लाग ओवर में बैक टू पवेलियन नाम से एक आर्टिकल लिखा था पेपर में, जो प्रयागराज में काफ़ी वायरल हुआ वो पेपर, और लोगों ने उसको पढ़ा और सराहा। मैंने तकनीकी रूप से नाम ना लेकर के जो है केवल एक इशारा किया था कि बॉलिंग का स्पेल क्या होना चाहिए। मैंने बॉल का तरीका बतलाया था कि हम स्विंगिंग यार्कर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है उसको रूम नहीं देंगे, रूम नहीं बनने देंगे, और उसके रूम को ब्रेक करेंगे जिससे वो स्ट्रोक्स से वो खेल नहीं पाए। किंतु वर्तमान में बॉलर के साथ ढेर सारी जो है रिस्ट्रिक्शन लग गए हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शन पे बॉलर जो है अपने आप को बहुत कुछ नहीं कर पाता,
हाँ, पिच के ऊपर। और क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाज को क्या है, इस समय सब कुछ करने का सिरमौर उसके ऊपर बन गया है। वो कुछ भी कर लेता है बैटिंग में बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और बॉलर्स को रिस्ट्रिक्शन है। मगर उसके बाद भी अगर हम बॉलिंग अपनी धारदार और जो है मन लगा कर करते हैं, या फिर स्ट्रेटजी बना करते हैं, और तो उससे हम जो है अपने गेंद को पिटने से रोक सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी अहम जानकारी दी है। और राकेश साहू जी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है शुआर्ट्स विश्वविद्यालय नैनी इलाहाबाद के हैं, और जौनपुर में जो है क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं। अभी कई खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया, और उनकी एक ही मांग है भारत सरकार से भी, BCCI से भी, और राज्य के जो कंट्रोल बोर्ड हैं कि जितने भी कोचेज़ हैं उनको एक मंच पर लाकर इकट्ठा करें, उनकी जो ज़िंदगी है उनको बदलने का काम करें। अब देखना होगा कि सर की जो मांग है वो कहाँ तक सफल होती है। सर, हम फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपका इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।